नमस्कार, मैं रवि शरण। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज का कार्यक्रम जनसदन। आज चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है और इस तरह से आधिकारिक रूप से 2024 के चुनावों का आगाज हो गया। उत्तराखंड प्रदेश में सबसे पहले चरण में ही पांचों सीटों पे चुनाव हैं। यहाँ पे प्रमुख दल जो है वो भाजपा और कांग्रेस है और इनमें भी जो टिकटों का बंटवारा है वो हो चुका है। कुछ अभी 2-3 दिन पहले हुआ, कुछ पहले हो चुका था। अभी दोनों अपने अपने एजेंडे के साथ हैं। आज हमारे साथ पैनल पे हैं भाजपा से श्री संदीप राणा जी, कांग्रेस से श्री अमनदीप बत्रा और इनके साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी और पत्रकार श्री विक्रम श्रीवास्तव। आज हम इसकी शुरुआत करेंगे विक्रम भाई आपसे। चुनावी आगाज हो गया है, सब कुछ क्लियर है, फर्स्ट फेज में है तो काफी जल्दी है, 19 अप्रैल को चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अगर हम देखें इस सिनेरियो में, हालांकि टिकट डिक्लेयर हो चुके हैं, कैंडिडेट्स आ गए हैं, क्या सिनेरियो दिखता है उत्तराखंड का कि किस तरफ ये चुनाव जा सकता है? आपसे इनिशियल कमेंट। देखिए, उत्तराखंड का जो लोकसभा चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही देखा जा रहा है। तीसरा कोई दल आसपास नहीं है, तो जाहिर सी बात है, देखिए दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में मुकाबला है, तो जाहिर सी बात है जो राष्ट्रीय मुद्दे, जो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी या कांग्रेस जारी करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अगर मुद्दों की बात करें तो वो राम मंदिर का जिक्र यहाँ पर करेंगी। वो यहाँ पर जो है वो चार अहम जॉन वेदर रोड है उसका जिक्र करेंगे और जो अभी तक के जो कार्य हुए हैं, चाहे वो रेलवे का यहाँ पर हो या सड़कों का हो, दिल्ली से जोड़ने का, इन विकास के मुद्दों पर बात करने वाली है। जिस तरह से देखिए, मुख्य विपक्षी दल जो है वो भी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस है, और कांग्रेस जो है यहाँ पर जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो जिक्र चल रहा है उसको मुद्दा बनाएगी कि भ्रष्टाचार देखिए किस तरह से हो रहा है, किस तरह से रोजगार जो है वो लोगों से छीना गया। जो वादे भारतीय जनता पार्टी करती है उन वादों पर कभी खरा नहीं उतरती है। उदाहरण के तौर पर जो पिछले जो चुनावों में अगर देखें, हम मध्य प्रदेश देखें, राजस्थान देखें, छत्तीसगढ़ देखें, तो यहाँ पर जो मैनिफेस्टो में जो गारंटी की बात कही गई थी, गारंटी वहां पर पूरी नहीं हुई है। वो पूरी एक लिस्ट जो है वो तैयार करेगी। और देखिए, जिस तरह से अभी तक यहाँ पर पांचों जो लोकसभा सीटें रही हैं, पिछले 2 बार के अगर समीकरण को देखें तो दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार रही है। इस वक्त पांचों लोकसभा सीटों से प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया। और चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को ड्रॉप किया, जो सिटिंग सांसद थे। हरिद्वार से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में शिक्षा मंत्री रहे, और वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री, उनको हटा दिया, उनकी जगह पे अनिल बलूनी को टिकट दिया गया। और हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री को रिप्लेस करके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को वहां से दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिए हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटों पर अपने जो है वो पत्ते नहीं खोले हैं। और यही कारण है कि हरिद्वार को लेकर के जिस तरह की रसाकसी चल रही है, उस बीच आज देखने को मिला कि 2 पूर्व विधायक कांग्रेस के पार्टी छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की जो बहू है, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, कुछ ना कुछ खिचड़ी जो है वो अभी कांग्रेस में पक रही है। लेकिन चुनाव क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों का है और जिस वक्त चुनाव अपने पीक पर होगा उस वक्त देखिए, अभी जो चुनाव दिख रहा है, अगर हम दूर से चल देखें तो ये चुनाव पुनः भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर पौड़ी सीट का जिक्र करें तो पौड़ी सीट पर हर कोई ये कह रहा है कि वहां पर अच्छी फाइट होने वाली है। जी आते हैं, सवाल ले लेते हैं संदीप राणा जी से। संदीप जी, जैसा कहा भी गया कि चुनाव भाजपा की तरफ जाता दिख रहा है और आपके पास मोदी मैजिक भी है, पर एक बड़ा ही मुखर सवाल है, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो जानी जाती है हमेशा विकास के लिए। पर अगर हम देखें, आपके जो 3 पुराने सिटिंग सांसद को आपने टिकट दिया है, तो 17 करोड़ में से माला राज्य लक्ष्मी जी ने 8.15 करोड़, अजय टमटा ने 8.52 करोड़ और अजय भट्ट जी ने 6.99 करोड़ रुपए खर्च किए। अब ये पैसे 17 करोड़ में से आप अगर अंदाज लगाएं तो 50% से भी कम है।
विकास का वादा करके जो सरकार आगे बढ़ती है, मोदी मैजिक तो बिल्कुल है आपके पास, आप बार बार चुनाव जीत रहे हैं तो उसमें एक बड़ा फैक्टर है, बट विकास का वादा करके जो सरकार बढ़ती है, उस सरकार के प्रतिनिधि जो कि ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों से आ रहे हैं, वो अपना विकास का फंड ही पूरा खर्चा नहीं करते हैं। क्या आप समझते हैं इसको, कि आप किस तरह से जनता को समझाएंगे इस बात को? सबसे पहले तो मैं आपकी इस बहुत ही महत्वपूर्ण और जो हमारा चैनल है, इस चैनल के माध्यम से देश की जनता को जो लोकतंत्र का जो उत्सव है, आज जिसकी घोषणा हुई है, लोकतंत्र के उत्सव की मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सारे देश से आह्वान करता हूँ कि आइए हम सब मिलकर के देश के विकास के लिए, देश की उन्नति और प्रगति के लिए हम सब अधिक से अधिक जो है मतदान करें और मतदान करके देश में एक अच्छी सरकार का निर्माण करें। जो सरकार जैसे मोदी जी की सरकार है, आप तीसरी बार मोदी जी की सरकार के लिए आप लोग कॉल करेंगे, ऐसा मैं आह्वान आपके चैनल से करता हूँ। आप सभी देशवासियों को बधाई। और निश्चित रूप से जो आपने कहा, जो आपके पास जो आंकड़े हैं सांसद निधि के, हमारे सांसद निरंतर जो है विकास के लिए निरंतर लगे रहते हैं। और जो आपके पास जो आंकड़े हैं, मैं समझता हूँ पुराने आंकड़े हैं, पर जब नए आंकड़े आपके पास प्रस्तुत होंगे तो निश्चित रूप से हमारे ये परसों का आंकड़ा है, ये परसों का आंकड़ा है, आप इसको चेक कर लीजिए। और ये मैं आपसे क्यों पूछा, मैं आप कहना कुछ जो हमारे जो प्रस्ताव गए हैं, निश्चित रूप से जो प्रस्ताव गए उनमें थोड़ा समय लगता है। 5 सांसदों ने मैं एक सवाल जोड़ दूं, ये जो 17 करोड़ थे ये 5 साल के दिए। अगर 5 साल में ये काम नहीं हुआ तो जनता का जो फंड था, जनता के विकास के लिए जो वो तो खत्म हो गया। अब आगे आपकी सरकार आएगी तो अगला फंड आएगा। नहीं, मेरा सवाल यही है। ऐसा नहीं है। जो प्रस्ताव जो जाते हैं, जो हमारे सांसदों ने, जो लोकप्रिय सांसदों ने जो प्रस्ताव दिए हैं, निश्चित रूप से वो प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं, उनमें थोड़ा समय लगता है। जितना पूर्व का बजट है तो निश्चित रूप से बजट विकास कार्य में खर्च होगा। जो आने वाले जो नए सांसद हमारे जो बनेंगे, वो भी जो है विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और आज देश के अंदर बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण है। सब लोग जो है विकास के लिए वोट करने वाले हैं, देश की उन्नति और प्रगति के लिए वोट करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, जो मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक विकसित भारत हो, उस विकसित भारत के लिए सब लोग तन मन से जो है पूरे मनोयोग से इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने वाले हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। सतीश जी, मैं आपके पास आता हूँ। ये सवाल मैं जरूर एक्सटेंड करूंगा, क्योंकि अगर आप इस तरह देखें तो 5 करोड़ अगर लास्ट ईयर का निकाल भी दें तो भी आंकड़ों में काफी कुछ करना जैसा रह गया है। अगर हम पिछले साल तक का ही देख लें तो 12 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ। एनीवे, अमनदीप बत्रा जी, कांग्रेस कहाँ है, क्या कर रही है, क्या दिख रही है? ऊपर से अभी की जो स्थिति है, जो भगदड़ की स्थिति आपके यहाँ मची हुई है, लग रहा है हर दिन, हर एक तीसरे दिन एक और प्रत्याशी जो है आपका भाजपा में या किसी और जगह चला जाता है या इस्तीफा दे देता है। किस तरह से आप देख रहे हैं, कहाँ पे आप ये समझ रहे हैं? जब आप खुद नहीं कॉन्फिडेंस है तो आप कैसे समझ रहे हैं कि आप उत्तराखंड की जनता को समझा लेंगे कि साहब नहीं, हम जरूरी हैं या हमारा ये विजन है? देखिए सर, जिस प्रकार से उथल पुथल का माहौल अभी बना हुआ है, ये हमारे सभी के सामने है और इसमें कोई दोहराई नहीं है। हमारी पार्टी में से, हमारे परिवार से लोग दूसरे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं। देखिए, लोकतांत्रिक देश है, प्रदेश, सबको अपना अधिकार है। मैं किसी के परिप्रेक्ष्य पे बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक जो मेरा खुद का निजी मामला है और जो मैं खुद समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल की बात अगर आपने कही, तो हमारा कॉन्फिडेंस कहीं भी डगमगाया नहीं है। पहली बात, अभी भी कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंस में है। दूसरी बात, विपक्ष का जो स्वरूप है कांग्रेस वो निभा रही है और निरंतर जो प्रदेश के विभिन्न मुद्दे हैं, देश के विभिन्न मुद्दे हैं, उसे सरकार के आगे उजागर करने का कार्य कर रही है, चाहे वो प्रदेश के मुद्दे हो चाहे देश के मुद्दे हो। अब दूसरी बात देखिए, कोई ये पॉलिटिकल जो एजेंडा है, ये आना और जाना यहाँ लगा रहता है। जाने के लिए भी दरवाजे खुले हैं, आने के लिए भी दरवाजे खुले हैं। और अगर कोई हमारी पार्टी को, हमारे परिवार को, मैं समझता हूँ कि संकट के समय में अगर छोड़ के भी जा रहा है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने धरातल पर कार्य किए हैं और धरातल की स्थिति को हम जितनी, हमारे प्रत्याशी जितनी अच्छे से जानते हैं, शायद मैं समझता हूँ कि पक्ष में बैठे भाजपा के विधायक नहीं जानते होंगे इतनी परिस्थितियों को कि आज हमारे प्रदेश के अंदर बेरोजगार युवा है। देश के अंदर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था लोगों को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष। तो ये जो चीजें हैं, ये जो मुद्दे हैं, इन पे चर्चा होनी चाहिए। आज हमारे प्रवक्ता यहाँ बैठ के बता रहे हैं कि हमने भाजपा से लोग प्रेरित है, भाजपा की तरफ लोग आ रहे हैं। अरे आपके पास, आप स्टेट से लेकर सेंटर तक हैं, लेकिन आपके द्वारा क्या कार्य
आपने आपने कहा था कि हमारे प्रदेश के जो गांव है उनको सांसद और विधायक गोद लेंगे। आप मुझे बताइए आपने क्या कार्य किए? अभी मेरे से पहले आपने इनके सांसदों का पूरा चिट्ठा जो सामने रखा है न्यूज चैनल पे, वो आप, मैं क्या बोलता हूँ उसके लिए, वो आपने खुद इनके सामने रखा, उस पर ये जवाब नहीं दे पाए कि हम अभी लगा रहे हैं, प्रयास करेंगे, हमारे सांसद प्रयास करेंगे। अगर पार्टी इतने समय से विपक्ष में है और निरंतर इतने पूर्ण बहुमत से सरकार में बैठी है, अगर उसके सांसद और विधायक अभी भी मात्र और मात्र अभी करेंगे, तो ये जो करने वाला सीन है, कथनी और करनी में भाजपा के बहुत अंतर है। और देखिए कॉन्फिडेंस की बात जहां हो रही थी, कॉन्फिडेंस कहीं से कहीं तक भी डगमगाया है। और जिस प्रकार से हमने टक्कर देने का कार्य भाजपा को किया है, और हमारे जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं पूर्ण तरीके से चुनाव लड़ने का कार्य करेंगे, और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ, एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। ये चुनाव है, पहले भी चुनाव हुए, अभी भी चुनाव होंगे। जो विकास का मुद्दा है, खासकर उत्तराखंड का, 23 साल हो गए आज के, तो उन कार्यक्रमों में तारतम्यता क्यों नहीं आ पा रही है? एक थोड़ा बहुत जो विकास हुआ था सब जानते हैं, नारायण दत्त तिवारी जी के समय में हुआ था, नया नया था, उस समय शायद सेंटर से भी सहायता मिल रही थी, यहाँ से भी कुछ हो रहा था, ऐसा जनता को प्रतीत हुआ। उसके बाद वो तारतम्य कहाँ गड़बड़ हो गया? कई बार विकास हुआ ऐसा दिखा, लेकिन भ्रष्टाचार उसके साथ, उस पर भी बिल्कुल इंटॉलरेंस रहा। तो किस तरह से जो भी सरकारें हैं, यहाँ पे मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, 13 साल ये रहे करीब, और 10 साल ये रहे, उस पे भी इंटॉलरेंस रहा है। तो किस तरह से ये चीजों को लेके चल रहे हैं? क्या इन्होंने फॉर ग्रांटेड मान लिया है कि ठीक है पलायन होता है होने दो, या हमको क्या मतलब है उससे, और हम जहां पे हैं वहां पे चलेंगे, बाकी एक के पास मोदी मैजिक है और एक के पास दूसरे की इनएफिशिएंसी को, मतलब एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने का, तो खैर इनका पुराना रिवाज है। देखिए रवि जी, जहां तक जिक्र विकास का किया, तो विकास के नाम पर अगर वोट करती तो कांग्रेस की सरकार, जो पहली उत्तराखंड की निर्वाचित सरकार थी, वो रिपीट होती। तो विकास के नाम पर यहाँ की पब्लिक ने वोट नहीं किया। हर बार पब्लिक अलग मिजाज से वोट करती है। और जहां तक आपने कहा, देखिए बड़ा ही मजा आता है कई बार सदन की जब कार्रवाई चल रही होती है। इस बार देखा कि नेता प्रतिपक्ष जो यशपाल आर्य है, वो सत्ता से सवाल कर रहे थे, और ये वही नेता प्रतिपक्ष है जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री थे। इस वक्त अगर आप देखें तो उत्तराखंड के अंदर भाजपा की सरकार है, भाजपा के मंत्रियों को देखें तो सुबोध उनियाल वो कांग्रेस से आते हैं, सौरभ बहुगुणा हो गए वो कांग्रेस से आते हैं। तो जब मिक्स जहां पर हो जाता है तो वहां पर जनता ठगी सी महसूस करती है। और सिर्फ मुझे लगता है कि यहाँ पर विकास और पलायन, रोजगार की सिर्फ बातें होती हैं, धरातल पर काम दिखाई नहीं देता है। क्योंकि दोनों ही दल जो है वो आपस में एक दूसरे के, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जनता ने उन्हें कांग्रेस को चुनना है या फिर भाजपा को चुनना है, तो दो ही विकल्प है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा प्रेशर नेताओं के ऊपर भी नहीं है, वो अपने मन के हिसाब से अपना काम करते हैं। और यही कारण है कि जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि सांसदों की सांसद निधि जो है वो आधे से भी कम खर्च कर पाए। क्योंकि देखिए सांसद गांव गोद लेते हैं कि हम इस गांव को चमका देंगे, हम इस गांव को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। जब वो सांसद मनोनीत होते हैं तब वो इस तरह की बात करते हैं। जब उसके बाद जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है तो उनकी जो बातें रहती हैं वो सिर्फ बातें जब वो पहले समय पे होती है। क्योंकि अक्सर ये सवाल पत्रकार करता है कि आपकी प्राथमिकता क्या होगी, तो प्राथमिकता तो गिना देते हैं, और वो प्राथमिकता गिनाने के बाद वो भूल जाते हैं, उन्हें फिर वो दिल्ली याद आती है। और यही कारण है कि उत्तराखंड में अगर आप देखें तो उत्तराखंड का मेरे पास जो पूरा का पूरा आज का जो चार्ट है जो यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ है, निर्वाचन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। यहाँ पर देखिए तो जो मैदानी क्षेत्र के जिले हैं उसमें जो आबादी है वो अचानक से बढ़ रही है। लगभग इस वक्त आप देखिए देहरादून का मैं जिक्र अगर करूं तो देहरादून में 15,52,000 लोग यहाँ पर निवास देहरादून में कर रहे हैं। हरिद्वार में 14 लाख है। और यहीं अगर सीमांत जनपद की बात करें तो सीमांत जनपद में सिर्फ 2,99,000, 3 लाख भी सीमांत जनपद में नहीं है। उत्तरकाशी में 2,43,000। तो आप यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखें तो मैदानी क्षेत्र में लगातार जो है वो पलायन
बढ़ रहा है और पलायन सबसे बड़ी समस्या है। पलायन का कारण क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 बड़े कारण हैं। और इसी 3 कारण को लेकर के राज्य की कल्पना भी की गई थी, राज्य की स्थापना भी हुई और हर चुनाव में इन्हीं बातों का जिक्र होता है। जो विपक्ष में होती है वो कहती है कि पलायन हो रहा है, जो सत्ता में होती है वो कहती है पलायन नहीं हो रहा, हमने रोकने का काम किया है। हाँ संदीप जी, भी बहुत सी बातें आपने भी सुनी। बेसिक सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी का विजन, आप मान लीजिए ये चुनाव है, आप यहाँ पे कोई मैंडेट रखते हैं कि साहब हम ये चीजें करेंगे, ये देखने में आया है क्योंकि हमारा विषम परिस्थितियों का प्रदेश है सर। आप समझिए, अगर हम इसको देखें और आप भी इससे अग्री करेंगे तो यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति लद्दाख से कुछ अलग नहीं है। लद्दाख के सारे लोग जमीन पे हैं। क्यों जमीन पे है आपको भी मालूम है, वो हमारा विषय नहीं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पर क्या भाजपा को इस समय आगे आके कुछ ऐसे वादे भी नहीं करने चाहिए कि हम, वो ठीक है आप क्या करते हैं, विजन आपका क्या, लेकिन उसमें कुछ ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए कि हम प्रतिस्थापित करें लोगों को, क्योंकि ये जो डायनेमिक्स फ्लो है लोगों का एक तरफ से दूसरी तरफ, उसमें अभी की क्या स्थिति है कि आज के दिन तो ठीक है थोड़ा बहुत आप फीड कर पा रहे हैं, जो आप मतलब मैं रोजगार और उसके संदर्भ में बोल रहा हूँ, फीड कर पा रहे हैं आप मैदानी क्षेत्रों को, पर जब ये स्थितियां और विषम होंगी, उधर से पलायन बढ़ेगा, तो आपको नहीं लगता कि ये चीजें और ज्यादा निकट हो जाएंगी? निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य रूप से उत्तराखंड में जो विजन है कि पलायन को रोकना, और पलायन तभी रुकेगा जब वहाँ कनेक्टिविटी अच्छी होगी, वहाँ सड़कें अच्छी हो, हमारे वहाँ स्वास्थ्य शिक्षा के संस्थान पर बने, तो निश्चित रूप से इस और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अमित जी के नेतृत्व में, और पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनका फोकस सीमांत क्षेत्रों को जो है विकसित करने का रहा है। और आप देखेंगे आज प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सारे गांव, मैं समझता हूँ एक आध गांव अगर छोड़ दें तो सारे गांव कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जब सड़कों से जब जुड़ेंगे, क्योंकि विकास की पहली सीढ़ी है सड़क, विकास की पहली किरण है सड़क, और जब सड़कों से जब गांव जुड़ेगा तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को, चाहे हमारे जो कृषक हैं, उनकी जो फसलें हैं वो आसानी से मंडियों तक पहुंचेंगी। जो हमारे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, निश्चित रूप से उनको यातायात के अच्छे अवसर जो है वहां पर प्रदान मिले, तो यातायात के अच्छे अवसर जब प्रदान मिले तो निश्चित रूप से विकास की किरण से जाती है। और निरंतर हमारी चाहे होम स्टे की योजना, जो पर्यटन के क्षेत्र में हमारी सरकार ने होम स्टे की योजना ला करके नौजवानों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने का काम किया है। 13 डिस्ट्रिक्ट और 13 डेस्टिनेशन जो हमारे जो सीमांत क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण स्थान है, अनेक 4 धाम के अलावा चाहे मानस खंड हो, चाहे हमारे अन्य जो धार्मिक स्थल है, उनको डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावना है। और मैं समझता हूँ पर्यटन यहाँ की आर्थिकी को मजबूत करने का काम करता है। इसलिए हमारी सरकार का हमेशा विजन रहा है कि जो हमारे पर्यटक स्थल है उनको जो है विकसित किया जाए, और विकसित करके वहाँ के लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। मैं सुन रहा था अपने वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्रीवास्तव जी से कि 2000 से लेकर के 2007 तक जो काम है, निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य हमने बनाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल जी के नेतृत्व में केंद्र में थी, तो उत्तराखंड राज्य बनाने का हमने काम किया, और उत्तराखंड राज्य बनाने के साथ साथ हमने विशेष राज्य का दर्जा देने का काम किया। इतना ही नहीं, औद्योगिक पैकेज अटल जी ने उत्तराखंड को देने का काम किया। और जब केंद्र में यूपी की सरकार आई, मनमोहन जी की सरकार आई, तो उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा हमारा उत्तराखंड का खत्म किया। जो हमारा औद्योगिक पैकेज था, जिससे उत्तराखंड के अंदर उद्योग स्थापित हो रहे थे, वो औद्योगिक पैकेज छीनने का काम किया। तो निश्चित रूप से हमेशा भारतीय जनता पार्टी चाहे पक्ष में रही उत्तराखंड में, चाहे विपक्ष में, हमारी सोच उत्तराखंड के विकास के लिए रही है। और उसके बाद भी हमने तमाम, चाहे हमारे संदीप जी ने एक सवाल मैं एक जोड़ देता हूँ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर आप बात करते हैं तो पिछली बार भी आपने करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ का वादा किया था, और उसमें से कितना आया आपको मालूम है। इस बार भी आपने 3.5 लाख करोड़ का वादा किया है, और वो 3.5 लाख करोड़ का वादा की स्थिति ये देखिए कि जनता आगे की साथ जमीन के लिए यहाँ पे हम नहीं देंगे। आप इसका जवाब तैयार रखिएगा, तब तक मैं अमनदीप के पास से आता हूँ। इसमें एक चीज और जोड़ने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि राज्य जो है वो अटल जी ने दिया, पहली निर्वाचित सरकार तो कांग्रेस की बनी। उसका कारण कुछ तो रहा होगा कि आप लोगों ने सही तरीके से काम नहीं किया, सरकार नहीं दे पाए, क्योंकि पहली निर्वाचित सरकार जो है वो कांग्रेस की थी। और दूसरा जो आपने जिक्र किया कि वो होम स्टे योजना का जिक्र किया, बहुत सामान्य सी बात है। मैं आपसे सिर्फ यही एक पूछना चाहूंगा कि प्राइवेट बसें जिनकी थी,
जो यहाँ से उत्तरकाशी जाते थे, जो यहाँ से चमोली जाते थे, उनकी संख्या पता है कितनी बढ़ गई है, और जो सरकारी बसें हैं उनकी संख्या क्यों घट गई है? सर मैं आता हूँ उस पर, तब तक अमनदीप जी से एक सवाल ले लें। अमनदीप जी, काफी सारी एट्रोसिटी है, आप भी मानते हैं, और 10 साल सरकार में आप भी रहे हैं, अभी चुनाव आ गया है, तो आप और आपकी पार्टी क्या ऐसे फॉर्मेडेबल दो, अब 5 पॉइंट क्या आप ऐसे बता सकते हैं आज इस चैनल के माध्यम से जनता को, कि ऐसे कोई 4-5 चीजें हम करेंगे जिससे पलायन रोकने में मदद मिलेगी, या आपके सरकार की पॉलिसी के हिसाब से कौन सी नई चीजें होनी चाहिए जिससे ये कम से कम पलायन रुके और रोजगार बढ़े? बिल्कुल, मैं जो आपने सवाल पूछा मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, हमने जो हमारे 5 पॉइंट्स ऑलरेडी हमने नोट डाउन कर रखे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि 30 लाख नौकरियां देने का कार्य कांग्रेस की सरकार करेगी। नहीं, उत्तराखंड में या पूरे देश में? हमारा ख्याल से पूरे देश का डेटा। जी जी बिल्कुल, ये पूरे देश का ही डेटा है। और देखिए, पहली और दूसरा ये है कि 25 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज संस्थापक को एक निजी क्षेत्र में जो महीने का लगाया जाएगा 8,500 रुपये माह उसे मिलेगा, अगर वो डिग्री धारक है जो अपने घर पे है और वो कार्य नहीं कर पा रहा है। और तीसरा हमारा जो पेपर लीक से मुक्ति, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर निरंतर, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, भर्ती घोटाला हुआ हमारे यहाँ, ये तो हमारे यहाँ इसका तो भाजपा का क्रेडिट तो भाजपा को देना पड़ेगा, उन्होंने इसमें कानून तो बना ही दिया है। कानून बना दिया, लेकिन देखिए जिस प्रकार से अगर आज भी देखिए कानून बनना और उसके ऊपर कार्रवाई होना, तो उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अभी जैसे विकास की बात हो रही थी, आपने कहा कि विकास पे कौन कौन सी बात है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आप एक छोटा हाथी में बड़े बड़े बैनर लगाकर और होर्डिंग लगाकर घूमेंगे पूरे प्रदेश में कि अब की बार 400 पार, लेकिन आप उसमें ये दिखाइए कि आपने क्या कार्य इस प्रदेश के लिए किया, आपने लाठी चार्ज करवाई युवाओं पे। आज भी देखिए, ये जो कुछ पॉइंट्स हमारे प्रदेश उत्तराखंड के ऐसे हैं, जब भी वार्तालाप होती है, जब भी डिबेट होती है, उसमें बात होती है, लेकिन प्रवक्ता उससे भागने का कार्य करते हैं। अंकिता भंडारी बहन को आज तक न्याय नहीं दे पाई सरकार। डबल इंजन की सरकार है ये सरकार, ये वो सरकार है जिसको पूर्ण बहुमत से सरकार में जनता ने बिठाया, लेकिन आज एक पत्रकार भाई ने उसकी आवाज उठाने का कार्य किया तो उसको जेल में डाल दिया गया। तो यहाँ से साफ होता है लोकतंत्र का जिस तरीके से हनन और जिस प्रकार से हत्या भाजपा सरकार द्वारा की जा रही है, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है पूरे प्रदेश एवं देश के लिए। आज हमारी जनता, अगर हम जैसे लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा उस बहन की? या हमारे प्रदेश के अंदर आज हमारे युवाओं पे लाठी चार्ज होता है तो उस पर आवाज नहीं उठाई जाती है, उस पर सरकार चुप्पी साध के बैठती है। तो ये जो चीजें हैं, और देखिए बात और बात की कथनी और करनी में यही फर्क होता है। सरकार सोशल मीडिया पे नजर आती है, भाजपा का एक एक प्रवक्ता, एक एक नेता अपनी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे अपलोड होती हैं, लेकिन वो चीजें धरातल पर नजर नहीं आती हैं। आप चाहे कोई किसी प्रकार का भी कार्य ले लीजिए, इससे पहले भी हमारे इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं आई, कौन सी योजना आपने धरातल पर उतारी? आप ऑल वेदर रोड की बात करते हैं। सारे सवाल आ गए हैं, मैं बीच में संदीप जी को लूंगा। संदीप जी, काफी सारे सवाल हैं, उसमें मेरा एक सवाल जो आप जोड़ लीजिए कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिस तरह से चली है, तो आप अमनदीप जी के सवालों का जवाब देना चाहेंगे, और साथ साथ ये जो मेरा सवाल था। देखिए, आप भी देख रहे हैं कि उत्तराखंड में निरंतर तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर है, और उसका देखेंगे आप, उसका परिणाम, उसके लाभ, उसका आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को बार बार मिल भी रहा है। चाहे 22 में हमारी सरकार की पुनरावृत्ति हो, उसके बाद निरंतर जहां जहां हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, आप देखेंगे पहाड़ों में भी जो है 50-50 हजार लोग, 1-1 लाख के लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। ये कोई ऐसे थोड़ी नहीं आ रहे, सब अपने संसाधनों से आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि धामी जी आपके यशस्वी नेतृत्व में उत्तराखंड में बहुत अच्छा विकास हो रहा है, बहुत सुंदर विकास हो रहा है। और आप देखें, चाहे हरिद्वार हमारा मैदानी क्षेत्र हो, चाहे हमारा कुमाऊं, गढ़वाल, सब जगह जब विकास किया है, तभी तो लोग बड़ी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। और इतना ही मोदी जी के प्रति जो अपार स्नेह उत्तराखंड की जनता का है, वो निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। प्रार्थनीय है, और मोदी जी ने हमेशा उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के हित के लिए आगे आकर के हमेशा जो है काम किया है। और निश्चित रूप से आपने 5 पॉइंट हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी को कहा कि भाई उत्तराखंड के लिए आप क्या करना चाहते हैं, वो एक भी नहीं गिना पाया। बिल्कुल बताया आपने, आप मेरे को बता दीजिए आपने कौन आज कार्य इस प्रदेश के लिए किया, आप मुझे बता दीजिए। अगर आपके द्वारा ये सवाल उठाया था, आप बताइए आपने क्या किया। हमने उत्तराखंड पहला राज्य देश का जिसने यूसीसी का काम,
उत्तराखंड पहला राज्य देश का जिसने कठोर धर्मांतर कानून बनाने का काम किया। उत्तराखंड पहला राज्य जिसने अरे मैं तो बता रहा हूँ 5 में आप हजारों यहाँ अगर मैं हजारों की रात हो जाएगी यहाँ पर आपके चैनल में बैठ करके 24 घंटे लग जाएंगे। तो सरकार उत्तराखंड पहला राज्य जिसने कठोर जो है नकल विरोधी कानून लाने का काम किया। उत्तराखंड वह राज्य जिसने महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाने का काम किया। उत्तराखंड वह राज्य जो सैनिकों का सम्मान जो हमारी सरकार करती है, और उत्तराखंड वह राज्य जो धर्म के अनुरूप, क्योंकि यह देवभूमि है और निश्चित रूप से धर्म के अनुरूप यहाँ पर जो विकास हो रहा है, यहाँ के उत्तराखंड के अंदर चौमुखी विकास हो रहा है, तमाम सड़कें हों, हर घर में नल से जल देने का काम हो, आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख तक का हम जो है इलाज कराने का काम कर रहे हैं। ये तमाम काम भारतीय जनता पार्टी ने, और इतना ही नहीं, उज्ज्वला योजना देने का काम हमने किया, जनधन देने का हमने काम किया, सड़कें देने का हम काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज स्मार्ट सिटी जो देहरादून है उसको जो है भारत की सबसे सुंदर शहर बनाने का काम यदि कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और तमाम ऐतिहासिक काम, मैं काम यहाँ पे गिनाने लग जाऊं तो घंटों लग जाएंगे। इसलिए जो महत्वपूर्ण जो काम है और उन काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का स्नेह और प्यार उमड़ रहा है। मैं आपके चैनल से उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा यहाँ पर स्थापित हुई 2017 में हम आए, क्योंकि यहाँ का 2022 में हम लगातार, चाहे पंचायत हो चाहे हमारे निकाय चुनाव हो, हमेशा देखो चुनाव में जब विकास जब जो दल करता है, जो पार्टी करती है, उसका जब परीक्षा होती है किसी चुनावी दल के, राजनीतिक दल की, तो चुनाव होता है और हम उस पर खरे उतरे हैं। हर चुनाव में हमें सफलता मिली है, जनता का आशीर्वाद मिला है, और कांग्रेस को महंगी खानी पड़ी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा इस देश को तुष्टीकरण में, जातिवाद में, क्षेत्रवाद में बांटने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो आधार है, उस आधार को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। अभी भी इन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जवाब नहीं दिया, शायद इनके उसमें नहीं आता होगा। लेकिन जब हम उत्तराखंड देवभूमि कहते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें, देखिए धरातल की जरूरत कुछ और है, पब्लिक की नीड कुछ और है। अब अगर ये हम देवभूमि की कहें, सिर्फ देवभूमि को हम टैगलाइन लेके चलें, क्योंकि भाजपा बार बार चुनाव जीतती जा रही है, तो भाई उसकी भी बात सही है कि जनता किस तरह से ले रही। तो अगर हम देवभूमि की बात कहें तो घर में बार खोलना ये देवभूमि में तो आता नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें, क्यों आप आपसे कमेंट चाहेंगे कि क्यों भाजपा इतना देखिए कॉम्प्लिसेंसी तो है कि साहब हर बात का उत्तर ये है कि साहब हम हर बार चुनाव जीतते आ रहे हैं, निश्चित सी बात है, एक उत्तर तो बनता है, बट क्यों भाजपा इसको फ्रंट करके हमेशा लीड करती है और बाकी चीजों को, जैसे अभी मैंने पूछा था प्रवक्ता महोदय से, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे कुछ भी बोलने से बचते रहे। तो क्या इसमें क्या ऐसी चीज है जो हिट कर रही है? क्या लगता है कि भाजपा सिर्फ धर्म और उस देवभूमि के नाम पे बहुत अच्छे से चीजों को कैपिटलाइज कर पा रही है, इसलिए वो आगे नहीं बोलना चाहती? देखिए, मैंने जैसा जिक्र किया था कि उत्तराखंड के अंदर 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, और आपसी गठबंधन इनका मुझे लगता है कि ये इधर जाते हैं वो उधर आते हैं, वो उधर जाते हैं वो इधर आते हैं। एक बहुत छोटा उदाहरण मैं दूंगा। कुछ समय पहले कुछ मंत्री विधायक यहाँ से विदेश घूमने गए कि देहरादून से ऋषिकेश के लिए वो यहाँ पर मेट्रो चलाएंगे। गए, घूम फिर करके आए, वापस आए। जब वापस आकर के इन्हें पता लगा कि उतनी तो हमारे पास सवारियां नहीं है कि हम यहाँ से मेट्रो कैसे लेकर के जाएंगे, खाली मेट्रो जाएंगी। तो देखिए, सवाल पूछने वाला कोई इन लोगों से नहीं है। अगर यहाँ पर और भी जो क्षेत्रीय दल है वो सक्रिय होते तो जाहिर सी बात है नेताओं की जवाबदेही बनती और एक डर होता। लेकिन जब डर खत्म हो जाता है ना, तब आप अपने हिसाब से सारी चीजों को करते हैं, फिर आप जवाब नहीं देते हैं। जिस तरह से आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जिक्र करा, यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, आंकड़ों का सिर्फ जिक्र हुआ, धरातल पर दिखाई तो अभी तक मुझे दिया नहीं कि हाँ धरातल पर कहीं दिखाई दे रहा हो। लेकिन प्रयास रहता है, प्रयास हर मुख्यमंत्री करते हैं, क्योंकि इस प्रदेश को कभी मैंने ऊर्जा प्रदेश बनते हुए सुना, कभी इस प्रदेश को आयुष प्रदेश बनते हुए सुना मैंने, कभी इस प्रदेश को पर्यटन प्रदेश बनते हुए सुना। हर बार जो नए मुख्यमंत्री आते हैं, नई पॉलिसी आती है, क्योंकि देखिए ये सब कुछ जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो ये ऊपर से डिसाइड होकर के बहुत सारे वो आते हैं कि कैसे इसको वो किया जाए। तो देखिए,
चुनाव जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार रही है और जिस तरह से यहाँ की 5 लोकसभा सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी ही काबिज है, तो कहीं ना कहीं देखें बहुत ज्यादा एक दबाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और उसी से शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो दबाव है वो चाहती है कि पुनः जो है वो 5 सीटें, क्योंकि एक बड़ा सवाल यहाँ पर होगा कि अगर 5 सीटें नहीं जीतते हैं तो नेतृत्व को लेकर के सवाल खड़ा होगा, क्योंकि पूर्व में देखे तो मुख्यमंत्री रहते हुए पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में एक बड़ा प्रेशर जो है वो पुष्कर सिंह धामी के ऊपर भी है। भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट की जो इनके जो इकाई है उसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल है कि 5 लोकसभा सीटें कैसे जीती जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। समय की अपनी बाध्यता है, मैं फिनिशिंग कमेंट लूंगा। संदीप राणा जी, क्या एक या दो प्रमुख चीजें आप कहना चाहेंगे पब्लिक से, क्योंकि ये समय भी है कि वो आपकी नीतियों पे भरोसा तो कर ही रही है, क्या वो आपसे अपेक्षा करे और किन अपेक्षाओं पे आप और आपकी पार्टी खरी उतरेंगे उसके लिए कोई एक दो चीज, एक दो लाइन में समय की बात है। आपने काफी जो उद्योग लगा की जो बात थी, जो नवंबर 2023 में जो यहाँ पर वैश्विक सम्मेलन हुआ था, निश्चित रूप से 3.5 लाख करोड़ का यह मुशायन हुआ, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी आपको आने वाले समय में दिखेगा। मैं देश की जनता से आपके चैनल के माध्यम से यह आह्वान करना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विकास इस मूल मंत्र को लेकर के देश का विकास किया है। और आप देखेंगे 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, वह बदलता हुआ भारत जो आज दुनिया में जो है अपनी ताकत का लोहा मनवाता है, जिसके प्रधानमंत्री का जगत सम्मान होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को पुनः जगत गुरु बनाने का संकल्प लिया है, विकसित भारत का संकल्प लिया है। उस संकल्प को साकार करने के लिए मैं देश की जनता से करवत निवेदन करना चाहता हूं कि अब की बार फिर मोदी जी की सरकार, अब की बार 400 पार। आइए हम सब मिलकर के मोदी जी को सहयोग करें, अधिक से अधिक मतदान के पक्ष में करें और इस देश को पुनः प्रगति और उन्नति के पथ पर मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में अग्रसर करें। अमनदीप जी, ये 2 सीटें जो बची हुई है उसमें आप अपना कैंडिडेट कब तक डिक्लेयर करने का कोई प्रोस्पेक्टिव रखते हैं और आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है वो काफी अग्रेसिव है। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व निरंतर इन 2 सीटों को लेकर वार्तालाप चल रही है और जल्दी आपके सामने एक नई सूची हो सकता है, अभी थोड़ी देर में या कल तक आ जाएगी। और देखिए, हमने भी पहले भी प्रदेश के विभिन्न मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा, विभिन्न जो समस्याएं लोगों की है उस पर चुनाव लड़ा और निरंतर आज भी हमारा यही प्रयास है कि जो धरातल की एक्चुअल स्थिति है, क्योंकि अभी भी जो सवाल मैंने माननीय प्रवक्ता साहब से किए थे उस पर कोई जवाब नहीं आया, आपने भी किया उस पर कोई जवाब नहीं आया, तो यहाँ से साफ होता है कि जिस प्रकार से सरकार सवालों से भागती है। ठीक है, तो ये जी मैं बस क्लोज करूंगा, अब समय की बाध्यता होती है। तो अभी हमने देखा कि चुनाव का आगाज हुआ है और चुनाव के आगाज के साथ चीजें जो है इस तरह से आगे बढ़ रही हैं और अभी चुनाव अभी कई चरणों में होंगे। उत्तराखंड में ये चुनाव प्रथम चरण में है। हम इस प्रोग्राम को और इन चीजों को, इन चर्चाओं को आगे ले चलेंगे। का यहाँ समापन करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।